अयोध्या नगरी में इस वक्त हम हैं और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वक्त बहुत कम बचा हुआ है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हर कोई अयोध्या के अपने अलग रंग देख रहा है, कोई भक्ति का रंग, कोई आस्था का रंग। बहुत सारे कलर्स हैं अयोध्या में, अगर आप आएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। हम इसमें सरयू में हैं और सरयू में हम बोट में हैं। अयोध्या के बारे में और समझने के लिए हमको कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत थी, जानकार लोगों की ज़रूरत थी। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं राजकिशोर जी, उनसे हम समझेंगे कि अयोध्या क्या है, कैसे है और कितनी बदलाव आई है बीते 30 सालों में। सर, बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ इस शो में। हमारे साथ आप जुड़े हैं, बोर्ड पर हम हैं। आप सर 6 दिसंबर 92 भी आपको याद होगा और आज का दिन भी आप देख रहे हैं। क्या आपको मतलब बुनियादी चेंज क्या दिख रहा है अयोध्या में, सोच में, बदलाव में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, किस चीज़ में? नहीं, देखिए अभिषेक, मैं ये कह सकता हूँ कि 6 दिसंबर ही नहीं, मुझे उससे पहले 90 भी याद है, मुझे उसके बाद शिलादान का कार्यक्रम भी याद है, मुझे उसके बाद जब एएसआई का सर्वेक्षण हो रहा था वो भी याद है, और कैसे हाई कोर्ट का फैसला आया वो भी याद है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो भी याद है। तो इतने चरण हैं राम जन्मभूमि को लेकर, उसको आंदोलन कहें, सियासत कहें या राम भक्तों का सैलाब कहें, आप कुछ भी कहें। तो बदलाव, जहाँ तक बुनियादी ढांचे का प्रश्न है, तो बुनियादी ढांचे का प्रश्न तो ये आप सरयू में इस तरीके से घूम पा रहे हैं, ये अपने आप में उसका बड़ा सवाल थी कि नाव पहले भी चलती थी, लेकिन इस तरीके से रंग बिरंगी, अगर मैं कैमरा मैन अगर ये दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि इस तरीके के रंग क्या आपको कभी अयोध्या में दिखाई पड़ते थे? कभी नहीं दिखाई पड़ते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन कहूँ जो मानसिकता में आया है, वो ऐसे आया है कि एक समय था कि जब फौजी बूटों की जो थपथपाहट होती थी, जब संगीनों के साए दिखाई पड़ते थे पुलिस के, तो जनता में डर बैठता था। अभी स्थिति ये है कि अयोध्या के लोगों को भी अपना आई कार्ड दिखा के अंदर आना पड़ रहा है, लेकिन उससे उनको आपत्ति नहीं है। हम और आप भी यहाँ पर आए हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कतें हो रही हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को लेकर कुछ प्रश्न उठ सकते हैं कि बार बार कन्फ्यूजन कहाँ पर है, लेकिन लोगों को लगता है कि जब इतना बड़ा काम हो रहा है कि रामलला को उनकी अपनी जगह मिल रही है, जब वो प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है, इतना बड़ा काम हो रहा है, जो उनका स्वप्न था वो साकार हो रहा है, तो उसके लिए वो कुछ भी थोड़ी बहुत अपनी असुविधाएं झेलने के लिए तैयार है। तो ये मानसिकता में, बुनियादी ढांचे में ज़मीन आसमान का अभिषेक परिवर्तन है। और मुझे लगता है कि सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर के साथ साथ अयोध्या और उसके जो आसपास के क्षेत्र के जो विकास की एक नई पटकथा लिखी जा रही है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अयोध्या में बहुत से लोगों से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती या उस सोच का व्यक्तित्व अगर सत्ता में नहीं होता तो शायद ये इतने बड़े फैसले नहीं हो पाते। इसके आर्किटेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी अगर ये दोनों लोग नहीं होते तो क्या इस तरीके का स्वरूप अयोध्या का हो सकता था? नहीं अभिषेक, देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं वो भी जानते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला पहले नहीं आ सकता था? क्या सरकारों की तरफ से भी देर होती रही? मुझे 2019 का चुनाव याद है, उसमें प्रधानमंत्री से जब पूछा गया कि क्या कोई आप अध्यादेश लाएंगे, तो उन्होंने अध्यादेश लाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको भरोसा था इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर, और उन्हें ये लग रहा था कि 19 के चुनाव में वो रामलला के नाम पर नहीं, अपने काम के नाम पर जाएंगे। तो उन्होंने उस तरीके से चुनाव लड़ा। जब फैसला आया अयोध्या को लेकर, तो उसके बाद यहाँ पर विकास की बयार बही, और उससे पहले निश्चित तौर पर अगर ये हम कहें कि मोदी और योगी को पूरी तरीके से इससे हटा दें, तो मुझे लगता है न्याय संगत नहीं होगा। और जो लोग कह रहे हैं वो भी ये बात जानते हैं, क्योंकि भले ही मंदिर नहीं बना सकते थे लोग, लेकिन अयोध्या के विकास से किसने रोका था? अयोध्या की वो तंग गलियाँ, वो बिल्कुल किस तरीके से धूल दूसरी दीवारें, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, ना पानी, ना सीवर लाइन, ना बिजली, और किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं। तो ये सब सुविधाएं तो कोई भी सरकार कर सकती थी। अयोध्या उत्तर प्रदेश में था, भारत देश में था, राम की नगरी तो जो है वो है, लेकिन अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो आप अगर सरकार में आए थे तो आपने तमाम जगह, कभी सैफई बहुत शानदार बन जाता है, कभी अमेठी में भी आप कुछ विकास कार्य कर देते हैं, कभी गोरखपुर में भी आप विकास कार्य कर देते हैं, लखनऊ की आप बदल देते हैं, तस्वीर बदल देते हैं, तो अयोध्या की क्यों नहीं बदली जा सकती थी? और ये बात, सबसे बड़ा उदाहरण इस बात का है कि जो डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं ये लोग, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, काम में तेजी कब से आई? जब से 2017 में बीजेपी की सरकार आ गई।
वो योगी आदित्यनाथ होता या कोई XYZ होता, लेकिन बीजेपी की जब दोनों जगह सरकार आ गई तो निश्चित तौर पर केंद्र से जो कहा जा रहा है वो राज्य में इम्प्लीमेंट हो रहा है। स्वाभाविक तौर पे कमान पूरी तरीके से पीएमओ ने संभाल रखी है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नृपेंद्र मिश्रा बैठे हुए हैं और लगातार जो है वो पीएमओ में, आप मालूम है कि कितने पावरफुल अधिकारी थे, और यहाँ पर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आप जानते ही हैं। तो ये क्रेडिट तो मोदी सरकार से कोई ले नहीं सकता। मतलब ये बात भी कही जा रही है कि क्योंकि आपने इलेक्शन का जिक्र किया है सर, तो 2024 में कुछ दिनों में देश में आम चुनाव है। ये राम मंदिर हमेशा से भाजपा के एजेंडे में रहा और उन्होंने खुल के कहा है इसमें, और उस एजेंडे को पूरा किया है। इस बात को उस अपने क्रेडिट में लेंगे भी आगे जनता के सामने। क्या देश में बाकी जो और मुद्दे हैं, आपको लगता है कि इस फ्लो में, इस धारा में बाकी सारी चीज़ें नीचे दब गई हैं? अब सिर्फ राम की बात हो रही है, राम मंदिर पे ही इस बार का चुनाव फिर से पूरी तरीके से आधारित हो जाएगा? साफ साफ दिख रहा है वो तो। ये सच बात है कि तमाम जो अन्य मुद्दे हैं वो मुद्दे फिलहाल तो चर्चा में नहीं है। और अभी जिस तरीके का राम भक्ति का ज्वार या सैलाब जो आया हुआ है, उसमें तमाम मुद्दे जैसे सुनामी में सब बह के किनारे नहीं लग जाते हैं, तो उस तरीके से सब बह कर रह गए हैं। अब ये उचित है या अनुचित है, इसका फैसला तो समय करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर पर सिर्फ मंदिर बन रहा होता और कोई काम ना हो रहा होता तो आप प्रश्न उठा सकते थे, लेकिन मंदिर के साथ साथ में रोजगार के तमाम जो साधन हैं, तमाम चीज़ें, उनकी भी कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ऐसी आस्था, ऐसा विकास, ऐसा चुनाव ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि राम मंदिर के साथ साथ में जो राम राज्य की परिकल्पना है, क्योंकि राम अपने आप में एक विग्रह सिर्फ नहीं है। ये कहा जाता है कि राम जो है साक्षात धर्म का विग्रह है। तो जब उनका विग्रह तो स्थापित हो रहा है, तो जो धर्म तो तब स्थापित होगा जब पूरी तरीके से उनका आचरण उतारा जाए। और राम राज्य जिसको कहते हैं, हमने तो यही पढ़ा है कि जहाँ पर शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते थे। हमने ये सुना हुआ है कि जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना होता हो। हमने ये सुना है कि जहाँ पर सीमाएं सुरक्षित रहती हों और सबके मान सम्मान का ख्याल रखा जाता हो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। एक बात और उठ रही है कि ठीक है, एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, ट्रस्ट जो है उसने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, लेकिन ये बात हो रही है कि बीजेपी ने इसको अपने सियासी एजेंडे के तौर पर, सियासी हथियार के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को एक इवेंट के रूप में बना दिया है। एक बहुत बड़ा इवेंट बना दिया, देशव्यापी इवेंट बना दिया, हर घर में इसकी चर्चा हो रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने इस कार्यक्रम को एक इवेंट बनाया है? बाकी राहुल गांधी की भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। देश में और अलग अलग कोने में मुद्दे हो रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन हम बात करेंगे बीजेपी ने क्या इसको सियासी इवेंट बनाया है? इसमें कोई शक नहीं है, निश्चित तौर पर बनाया है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी से ये हक आप छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो निरंतरता उनके काम में थी इस मामले को लेकर। ये मैं कहूँ कि ये सिर्फ उन्होंने धार्मिक आस्था के आधार पर किया, तो सबकी आस्थाएं रही हैं, लेकिन उन आस्थाओं को स्वर दिया उन्होंने। उन आस्थाओं को स्वर देने के बाद पूरी तरीके से अब लोग ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया, इसका आप आकलन कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कोई भी करता, अगर जो इस आंदोलन को लेकर चला है तो वो करता ही करता। बीएचपी भी इस बार तो ये नहीं कह रही है कि उसका आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। एक बात ये भी कही जा रही है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के अंदर वो ताकत है, वो जज्बा है कि वो हिंदुत्व को ओढ़ करके, हम दक्षिण भारत में बीते 2 हफ्ते में अगर हम देखें तो 8 मंदिर 10 मंदिरों में जा चुके हैं वो। मतलब उनको वो चीज़ दिखाने में कोई गुरेज नहीं है। इससे पहले के प्रधानमंत्री में हमने देखा कि अपनी सेक्युलर इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे। इस बार हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे टर्म में, अपने आखिर में आकर के उन्होंने ये बिल्कुल इस चीज़ का गुरेज नहीं किया। वो टोपी पहनने से मना करते हैं, हिंदुत्व पहन करके बोलने से बिल्कुल कहीं पीछे नहीं है। मतलब उनको अपनी इमेज जो पहले के लोगों ने जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, वो उससे बाहर है। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी अपने आप में एक ब्रांड है। वो ब्रांड बना कहाँ से है? गुजरात से बना है। गुजरात में हिंदुत्व में पगा हुआ जो विकास का जो मॉडल था, सिर्फ वहाँ पर नारे नहीं थे, वहाँ पर विकास की एक इबारत भी लिखी जा रही थी। तो उसके साथ में मोदी एक दिन में तैयार नहीं हुए हैं। तो मोदी ने जो हिंदुत्व को लेकर या जो हिंदू प्रतीकों को लेकर एक संकोच होता था, या जो एक कई बार मैं संकोच से ज़्यादा बढ़कर एक शब्द कहूँ, एक अपराध बोध का जैसा होता था कि अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मोदी ने उससे कोई गुरेज नहीं किया। मोदी ने ये स्पष्ट किया कि वो एक सनातनी है, वो एक हिंदू हैं, लेकिन उसके साथ में वो शासक हैं। वो अपनी आस्थाओं के साथ में रहकर सबका साथ सबका विकास का नारा देने की कोशिश वो करते हैं।
अब उस पर आकलन आप कर सकते हैं कि उसमें कितना वो सफल है, कितना नहीं है। इस सफलता के पीछे इसका अपनी जो जिस तरीके की उनकी सोच है उसका काफ़ी असर है, आप मानते हैं इस चीज़ को? नहीं, देखिए उन्होंने मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी को समझने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जब वो कहते हैं हिंदुत्व, तो हिंदुत्व उनका सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रह जाता है। हिंदुत्व की जब वो बात करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि एक संस्कृति है, एक जीवन संस्कृति है। उस जीवन संस्कृति को उन्होंने अपनाया हुआ है और उसको दिखाने से वो कोई संकोच नहीं करते हैं। वो मंदिरों में जाते हैं। जब प्रधानमंत्री वो बने 2014 में, तो इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को आपने त्रिकुंड लगाकर इंटरनेशनल मीडिया के सामने आते हुए नहीं देखा होगा। वो शंख ध्वनि हो रही है, वहाँ पर आरती हो रही है, घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, उसके साथ में वो हर हर महादेव कह रहे हैं, वो जय सियाराम कह रहे हैं। तो उस पर उन्हें अपनी आस्थाओं पर, उनके प्रकटीकरण में उनको कोई भी किसी भी तरीके का संकोच नहीं रहा है। और निश्चित तौर पर ये हिंदुत्व का जो एक चेहरा है, उसके साथ में लेकिन एक चीज़ उन्होंने की, मैंने फिर कहा कि हिंदुत्व के इस ब्रांड एम्बेसडर होने के साथ साथ में जो डेवलपमेंट का जो एक उनका जो एजेंडा है, वो कहीं पीछे नहीं रहा, वो समांतर चल रहा है। अगर यहाँ पर मंदिर बन रहा है तो यहाँ पर वो सड़क भी बन रही है जो त्रेता युग में जिसका उल्लेख होता है। मैं त्रेता युग से मतलब ये सिंबॉलिक ही हो सकता है कि यहाँ आप याद करिए कि जो ये हनुमानगढ़ी वाला जो मार्ग है, आमने सामने से दो गाड़ियाँ आ जाए तो क्या पार कर सकती थी एक दूसरे को? अभी आप देख लीजिए कि दो गाड़ियाँ इधर से जा सकती हैं, दो गाड़ियाँ इधर से जा सकती हैं। दुकानें किस तरीके से बन रही हैं और लोगों की इनकम किस तरीके से बढ़ रही है। यहाँ पर मुझे, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे यहाँ के तत्काल, मैंने तमाम अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि मोदी जी का जो विज़न है वो बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कहा कि भाई मंदिर लोग घूमने आएंगे तो मंदिर घूमकर चले जाएंगे, एक दिन रुकेंगे, सुबह आएंगे शाम को चले जाएंगे। आप तो ऐसी व्यवस्था करिए कि 2 से 3 दिन यहाँ पर पर्यटक रुकें। तो उसके साथ जो एक विराट सोच है कि मंदिर में लोग आएंगे तो होटलों का व्यवसाय बढ़ेगा, होटलों का व्यवसाय बढ़ेगा तो उसके साथ में लोगों को रोजगार मिलेगा। फूल, बतासे या आपकी मिठाई की दुकानें या जो कन्वेंस, इसके साथ में जब चीज़ें होंगी तो स्वाभाविक रूप से लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो फिर उसके बाद विकास की बयार भी बढ़ेगी। तो मैंने कहा सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर के साथ साथ मैं अगर कहूँ कि रामलला की तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन अयोध्या के जैसे प्राण वापस लौट रहे हैं। जो बिल्कुल वीरान नीरस सी अयोध्या जो हो गई थी, उसका रंग लौट रहा है। तो ये जो विजन है, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुत्व अपने आप में एकांगी शब्द नहीं है, ये बहुत समग्रता लिए हुए शब्द है। इसको मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं। और तमाम हिंदुत्व के चेहरे हैं, वो सिर्फ भाषणबाजी तक या दूसरी चीज़ों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। वो उनपे सिर्फ उग्रता का भाव आता है। यहाँ पर उग्रता नहीं है, यहाँ पर विकास की व्यग्रता है। यहाँ पर अपने लोगों को आगे से आगे लाने का कहीं ना कहीं अंदर अधीरता है। तो इसके साथ मोदी साथ में सबको लेकर चल पा रहे हैं, बाकी लोग उनके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इन सब के बीच में हिंदुत्व की बात हुई, सनातन की बात हुई, और जिस तरीके से इसको मतलब ऐसा नहीं है कि इसको पर्दे के पीछे रखे, उसको खुल करके बात होती है। देश के माइनॉरिटीज़ के को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? एक कहा जा रहा है कि एक क्लियर डिवीज़न हो रहा है, एक बहुसंख्यक देश में बहुसंख्यक लोगों की ही आवाज़ ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए। आपको लगता है कि बैलेंस किया है मोदी सरकार ने माइनॉरिटीज़ को भी, मेजॉरिटीज़ को भी, हिंदुत्व सनातन के बीच में इस देश के अल्पसंख्यकों को? देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए, माइनॉरिटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब माइनॉरिटी की बात हो रही तो एक्चुअली जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुस्लिम समुदाय की बात हो रही है। अगर आप उन पर बात करना चाहेंगे तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस बार उनके स्वर भी जो ज़्यादातर हैं वो कहीं पर उग्र नहीं है। उसके तमाम कारण हो सकते हैं, उनकी मीमांसा अलग हो सकती है, लेकिन मैं ये आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके विकास को लेकर, उनको जो अनुदान मिलने हैं, उनको जो सुविधाएं मिलनी है, उसको लेकर किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया गया है कम से कम। अगर नरेंद्र मोदी वहाँ पर भी जा रहे हैं, सऊदी अरब भी जा रहे हैं, आबू धाबी या कुवैत भी जा रहे हैं, तो उसके बाद भी अपनी पहचान के साथ जाते आते उन तमाम मुस्लिम देशों के साथ में भी संबंध उनके अच्छे हो रहे हैं। ये चीज़ माननी पड़ेगी। और अगर भारतीय मुसलमानों की बात करें तो उसमें एक बड़ा तबका है मानने लग गया है, और वो अंदर से मानने लग गया है। उसको ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात नहीं है, उनको मानने लग गया है कि भाई ऐसा है कि अगर रामलला का मंदिर अगर यहाँ नहीं होगा तो कहाँ पर होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो हिंदुत्व का, इसको हिंदुत्व जागृति कह रहे हैं कुछ लोग, हिंदुत्व का उभार कह रहे हैं, कुछ भी आप कह लीजिए, तो ये बैलेंस तो कोई भी सरकार होगी उसको करना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, बार बार उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि कार सेवक शब्द या बाबरी शब्द
इसको लेकर कोई किसी तरीके का आप देखेंगे पार्टी के लोग इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप बयान आ जाए, किसी भी तरीके का वैमनस्य ना हो, किसी भी तरीके से चिढ़ाने की बात ना हो। जब 2019 में फैसला आया तो उसको किस तरीके से शांति के साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद सबने उस पर खुशी जाहिर की, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया कि किसी को पीड़ा पहुंचे। मुझे लगता है कि ये करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब सब लोग रह रहे हैं, भाई एक घर में कई भाई हैं, एक भाई बड़ा हो सकता है लेकिन बड़े भाई को सब कुछ मिल जाए, छोटे भाई को कुछ नहीं मिलेगा तो वो बागी हो जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार के मुखिया होने के नाते और देश के जब प्रधानमंत्री के तौर पे अगर देश का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, उसकी कमान वो संभाले हुए हैं, तो इस बात को नरेंद्र मोदी भली भांति समझ रहे हैं और मुझे लगता है वो उन्होंने बैलेंस करने की पूरी कोशिश की है। कुछ विषय हैं जिस पर चर्चा होती रहेगी, होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से उस पक्ष को अनदेखा कर दिया गया। ठीक है, अब हम अपने इंटरव्यू के आखिरी मुकाम पे हैं, एक सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। सर, आपने 90 से देखा है, गोलीकांड से लेकर के आज के दौर को, आज हम जहाँ बैठे हैं यहाँ तक में, उस घटना के बाद से 90 और 92 देश की राजनीति बदली थी। लोग बताते हैं, हम लोग छोटे थे, पढ़ते चले आए, देश की पूरी पॉलिटिक्स ही बदल गई थी। अब जब राम मंदिर बन गया है, भगवान राम आ गए हैं, बताया जा रहा है 500 साल का संघर्ष हुआ, उसके बाद ही जीत हुई। क्या आज की जो अयोध्या है आने वाले वर्षों में भी देश की राजनीति में बड़ा प्रभाव रखेगी, बड़ा स्थान रखेगी? आने वाले चुनाव की बात करें, सोच की बात करें, आसपास के डेवलपमेंट की बात करें। देखिए अभिषेक, ये मैं त्रिकालदर्शी तो नहीं हूँ कि मैं इस बारे में कह पाऊँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार के चुनाव पे तो इसका असर रहेगा। और अभी चूंकि अयोध्या में विकास की पटकथा लिखी जा रही लगातार, अभी यहाँ की विकास की रामायण संपूर्ण नहीं हुई है। अभी मेरे ख्याल से ये सुंदरकांड के बाद अभी जो है कई कांड हैं इस पे। तो मुझे लगता है कि राजनीति का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि कम से कम इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर जरूर बदलेगी, वो ज़्यादा आवश्यक है। राजनीति तो अपने मुद्दे समय समय पर तलाशती रहती है। और बात रही राम की, तो यार देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि राम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा उसका प्रभाव है कि वो जब भी जैसे भी जो लेगा, उसके बाद उसका कहीं ना कहीं आपको वेव्स उसकी दिखाई पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से विपक्ष ने भी अब रणनीति बदली है, वो राम मंदिर को लेकर अब कुछ नहीं कह रहा है, वो बल्कि कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, मोदी ने नहीं। तो अब उस तरीके का जो विभाजन है जब नहीं होगा, तो शायद धीरे धीरे सबको लगे कि भाई राम के तो सब है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार तो चुनाव में ये क्रेडिट तो उनसे कोई छीन नहीं सकता है। ये लोगों ने देखा है कि एक लंबा इतिहास रहा है, खासतौर से राम जन्मभूमि का ताला खुलने के बाद से, पहले बीएचपी फिर आरएसएस या बीजेपी ने जिस तरीके से इसमें वो आगे बढ़कर भूमिका निभाई है, तो वो मुझे लगता है कि उसका असर तो रहेगा। और जब उनके मतलब आराध्य का ये सपना साकार हो रहा है, उनके आराध्य अपनी जगह पर वापस जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा तो इनको इस चुनाव में तो मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की जो स्मृति होती है वो बहुत हल्की होती है। समय समय पर तमाम मुद्दे होते हैं, असली प्रश्न होगा रोजी रोटी, विकास और आपकी सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये सब मुद्दे भी उसके साथ में रहेंगे। और राम राज्य में ये सब कुछ आता है। तो राम राज्य की बात हो रही है और राम राज्य होते हुए बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हम लोग भी अयोध्या में आए हैं, अयोध्या में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, बहुत बदलाव भी देखे हैं, पहले भी आते रहे हैं, जैसा कि राजकिशोर सर कह रहे थे कि अयोध्या में और पहले और आज में बहुत अंतर आया है। तो इस बदली हुई अयोध्या के साथ जब भगवान राम अपने घर लौट रहे हैं, उसके बाद की कहानी आने वाले वक्तों में अयोध्या के लोगों की ज़बानी हमको सुनने को मिलेगी। बहरहाल आज की इस डिबेट और इस इंटरव्यू को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अयोध्या के और रंग हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अभिषेक पांडे, डेली लाइन के लिए अयोध्या से।